तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव मैन्यूस्क्रिप्ट को समझने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रेडेटर और इसके लेखक कर्मा नाइक कहते हैं कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि 2026 के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस दस्तावेज में आखिर ऐसा क्या है और इसके दावों को परत दर परत खोलते हैं। पांडुलिपि की शुरुआत ही इस दमदार विचार से होती है। ये लाइन एक तरह से पूरे विश्लेषण के लिए टोन सेट कर देती है। मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसे एक वैचारिक हथियार की तरह पेश किया गया है जहां तर्क को ही सबसे बड़ा बचाव बताया गया है। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि इसे एक आम किताब की तरह नहीं देखना है। लेखक साफ साफ इसे एक मास्टर ब्लूप्रिंट कहता है। इससे ये कोई ऐतिहासिक दस्तावेज कम और भविष्य के लिए एक स्ट्रेटेजिक गाइड ज्यादा लगता है। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं जो इस पांडुलिपि की बिल्कुल बुनियाद है। इसका नजरिया ये है कि हमारा इतिहास असल में एक गुप्त युद्ध है। यहाँ देखिए, ये पांडुलिपि एक सीधी तुलना हमारे सामने रखती है। एक तरफ है हमारा पारंपरिक इतिहास, है ना, जो धर्म और मैथोलॉजी को आध्यात्मिक कहानियों का एक कलेक्शन मानता है, और दूसरी तरफ है प्रेडेटर की थीसिस, जो कहती है नहीं, ये कहानियां असल में 3000 साल लंबे एक मनोवैज्ञानिक और संसाधन युद्ध का रिकॉर्ड हैं। तो सवाल उठता है कि ये युद्ध छेड़ा किसने? इस टेक्स्ट के मुताबिक ये काम किया है सिंडिकेट या भक्षक नाम के एक समूह ने। पांडुलिपि उन्हें एक ऐसे ग्रुप के तौर पर डिफाइन करती है जिसने मूल निवासियों, जिन्हें वो नागवंशी कहती है, के खिलाफ ये लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, लेकिन लेखक अपने इतने बड़े दावे को साबित कैसे करता है? सेक्शन 2 में हम यही देखेंगे कि ये पांडुलिपि हमारे जाने पहचाने मिथकों और नायकों की कहानी को कैसे बिल्कुल पलट देती है। ये पांडुलिपि कहती है कि इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं असल में रणनीतिक डकैतियां या हाइस्ट्स थी। जैसे पहला, इंद्र को पुरंदर कहा गया, जिसका मतलब है बांधों को तोड़ने वाला। दूसरा, खांडव वन को जलाना कोई आम घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी इकोलॉजिकल तबाही यानी इकोसाइड थी। और तीसरा, रावण की लंका, उसे एक वैज्ञानिक समाज बताया गया है जिसे सैन्य कब्जे से हराया गया। और बात सिर्फ घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। टेक्स्ट का तर्क है कि सिंडिकेट ने एक वैचारिक जाल भी बिछाया। दावा यह है कि बुद्ध और अंबेडकर जैसी बड़ी हस्तियों को अपने अवतार सिस्टम में फिट कर लिया गया, और साथ ही महिषासुर और बाली जैसे नायकों को उन्हें जानबूझकर राक्षस का लेबल दे दिया गया। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, BHAGAN का राज। यहाँ पांडुलिपि भगवान शब्द के ही मायने बदलने की कोशिश करती है। ये पांडुलिपि एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है और इसी का जवाब देने की कोशिश करती है। सवाल ये है कि भगवान कोई व्यक्ति है या फिर ये एक प्रक्रिया है? और इसका जवाब देखिए, टेक्स्ट के हिसाब से भगवान कोई देवता नहीं है बल्कि प्रकृति के 5 तत्वों का एक शॉर्ट फॉर्म, एक एक्रोनिम है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर यानी पानी। BHAGAN। ये तो एक बहुत ही मौलिक पुनर्परिभाषा है। तो इस BHAGAN कॉन्सेप्ट से निष्कर्ष क्या निकलता है? पांडुलिपि का तर्क है कि जो प्रकृति की प्राचीन पूजा होती थी उसे एक सिस्टम के तहत आस्था के आधुनिक बिजनेस में बदल दिया गया। मतलब इकोलॉजी से इकोनॉमी की तरफ एक सोचा समझा शिफ्ट। और ये सारी बातें हमें आखिरी सेक्शन तक ले आती हैं, 2026 का मिशन उल-गुलान। तो इस मिशन का नाम है उल-गुलान। इसका लक्ष्य है एक ग्लोबल लेवल पर जागृति लाना, और इसका एक्शन प्लान है एक सिंडिकेट मुक्त वैज्ञानिक समाज बनाना। और तरीका, इतिहास को डीकोड करने के लिए इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करना। और इस प्लान की हुई ग्लोबल जागृति के लिए एक तारीख भी तय की गई है, 10 अगस्त 2026। ये पांडुलिपि इसे एक बहुत ही उत्तेजक बयान के साथ खत्म होती है। वो कहती है, यदि वैज्ञानिक साक्ष्य देखने के बाद भी कोई शंबुक के हत्यारे, वन जलाने वाले कृष्ण या बांध तोड़ने वाले इंद्र को भगवान मानता है, तो वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, वो मानवता का भक्षक है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा आरोप है जो पढ़ने वाले के सामने एक नैतिक चुनौती रखता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो इस पांडुलिपि का सार है। और वो सवाल ये है कि एक कहानी आखिर कब एक हथियार बन जाती है।